हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विकास टैलेंट क्लासेस। बहुत टाइम से आप लोगों को कोई भी क्लास प्रोवाइड नहीं की जा सकी थी कुछ कारणों की वजह से। आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। तो उसी क्रम में ये आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्पेशलिटी थी, जो विशेषताएँ थीं जिनसे प्रश्न आ सकते थे, उनके विषय में आप पढ़ चुके हैं। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाकर के इससे पहले का प्रीवियस जो वीडियो पढ़ा है उसको देख लें। तो आइए आज उसी क्रम में समझते हैं कि हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से थे, वहाँ से आपको क्या क्या मिला, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा की जो खोज किसने की थी, उसको आप हड़प्पा कह लें, सिंधु घाटी सभ्यता कह लें, या फिर ताम्रकालीन सभ्यता कह लें। ठीक है, तो ये दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। इसका उत्खनन भी, खोजकर्ता और उत्खननकर्ता ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो खोजकर्ता जिन्होंने खोज करी, उत्खनन का मतलब जिन्होंने वहाँ पे खुदाई करवाई। तो दयाराम साहनी, इसमें 3 नाम होंगे और ये होगा आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता के उत्खनन कार्य से कौन जुड़े नहीं हैं। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, सर मार्टिन व्हीलर, ये 3 नाम जो हैं हड़प्पा काल से जुड़े हुए हैं। विशेषताएं क्या थी? 12 कमरों का जो वहाँ पे क्या अन्नागार मिला। अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पे अन्न का भंडार कर सकते हैं। वहाँ की स्पेशलिटी थी। दूसरा क्या है, हड़प्पा के जो आवास क्षेत्र था जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहाँ दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है जिसे R37 समाधि नाम दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, R37 समाधि कौन सी सभ्यता से संबंधित है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर कहाँ पर पाया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये R37 क्या है? ये R37 एक कब्रिस्तान है जो कि दक्षिण हड़प्पा कालीन जो स्थल था वहाँ के दक्षिण एरिया में मिला था। इसे सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता था। अर्ध औद्योगिक नगर, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जिसे कहते हैं, तो उसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता था। चूँकि ये एक नगरीय व्यवस्था थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता ये एक नगरीय व्यवस्था थी, नगर था, यहाँ पे कोई ग्रामीण व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, जबकि आप अभी वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में वहाँ पे ग्रामीण व्यवस्था के बारे में जानेंगे, लेकिन जो हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय व्यवस्था थी। ठीक, यहाँ पे एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया था। उसका वो था कि उर्वरता की जो देवी होती हैं, जो हमारे जैसे मिट्टी से जो पौधे उगते हैं, तो हमारा खाने पीने जो हम लोग क्या कहते हैं, धरती माता, तो इसी तरह से जो उर्वरता की देवी का प्रतीक के रूप में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो ये किसकी देवी कहलाती हैं? ये उर्वरता की देवी कही जाती थी, या उर्वरता की देवी का प्रतीक। ठीक, इस यहाँ पे जो 2 टीले हुआ करते थे, माउंट A, B और माउंट F, जो वहाँ पे 2 टीले होते थे। एक टीला आप समझते होंगे जहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई होती है, उच्चावच जो स्थान होता है, एक प्लेन एरिया होता है, एक जहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है 15 से 20 फीट तक, तो उसको क्या कहा जाता है ना, टीला। 2 प्रकार के टीले थे वहाँ पे, कौन सा? माउंट AB और माउंट F। ठीक, हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता था। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता था। तो ये 4-5 चीज़ें आपको याद करने वाली हैं। आपको क्या याद करना है? पहला, आपको हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर कहा जाता था। दूसरा, वहाँ पे 2 टीले थे, एक टीला था AB और एक टीला था F। तीसरा, वहाँ पे आपको उर्वरता की जो देवी थी उनका प्रतीक था क्या? एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया था। चौथा, हड़प्पा काल को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता था। 5वां, R37 समाधि नाम का कब्रिस्तान वहाँ पे मिला जो कि दक्षिण में था। हड़प्पा जो कालीन आवास क्षेत्र था जहाँ पे लोग रहते थे, उसके दक्षिण दिशा में था। और 12 कमरों का वहाँ पे अन्नागार या अन्न का भंडार करने वाले जो रूम होते थे वो मिले। ये तो थी हड़प्पा काल की बात। अब इसमें एक पॉइंट और है आपका, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से 642 किलोमीटर थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो डिस्टेंस थी, दोनों के बीच की जो नगर थे, नगरीय व्यवस्था थी, उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस थी? 642 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर पूछा तो ये पूछ सकता है। ठीक है,
पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। आपसे क्वेश्चन 642 किलोमीटर का नहीं, आपसे क्वेश्चन पीईटी लेवल पे आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। तो किसने कहा था? ये पिगट महोदय ने कहा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन दोबारा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पिगट महोदय ने कौन सी दो जगहों को, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी दो जगहों को जुड़वा राजधानी कहा? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो पढ़ते क्या है? मोहनजोदड़ो भी एक, इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे राखल दास बनर्जी। इन्होंने इसकी खोज 1922 में की थी। उत्खनन किसने करा था? देखिए, उत्खनन में बार बार नाम अलग हो जाते हैं और खोजकर्ता में अलग हो जाते हैं। खोजकर्ता मतलब उस जगह को खोजने वाला, और जो उसकी खुदाई करवाते हैं वो उत्खनन करता। प्रारंभ में इसकी खुदाई मोहनजोदड़ो की किसने करवाई? राखालदास बनर्जी ने, मार्शल एवं उनके साथियों द्वारा। उसके बाद में किसने कराई? उसके बाद में J.H. मैके और आज़ाद भारत जब हमारा देश, हमारी कंट्री आज़ाद हो गई 1947 में, तो J.F. डेल्स ने भी काम किया। ठीक है, इसमें स्पेशलिटी क्या थी, विशेषताएं क्या थी? विशेषता थी स्तूपों का शहर था। स्तूपों का शहर था। रेगिस्तान का बगीचा इसे कहा जाता था। मृतकों का टीला, ये आपके पीईटी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। तो हो सकता है आप इस बार क्वेश्चन पूछ दें कि सिंध का बाग किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो कहते हैं। या रेगिस्तान का बगीचा किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। स्तूपों का शहर किसे कहा जाता है? वो भी जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है? मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध उपनाम क्या है? मृतकों का टीला, जो कि सिंधी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध उपनाम क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब एक सिंधी भाषा का शब्द है। मृतकों का टीला क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पे जो पहले के लोग मरते थे उनको दफनाने की प्रक्रिया प्रचलन नहीं था। तो वहाँ पे क्या करते थे वो लोग, जैसे नहीं हम लोग कूड़ा डालने जाते हैं, तो जो लोग मर जाते थे उनको एक जगह पे इकट्ठा करते जाते थे। तो वहाँ पे काफ़ी दिनों बाद बहुत ऊंचाई से वो जो है लाशें वो इकट्ठा हो गई, तो उसे क्या कहा जाने लगा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो है बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की जो स्थिति थी, जो भौगोलिक स्थिति थी, वहाँ पे बाढ़ ग्रसित एरिया था, मतलब बाढ़ ज़्यादा आती थी। तो वो मोहनजोदड़ो का जो एरिया था वो 7 बार बाढ़ की वजह से नष्ट हो गया, भयंकर बाढ़ आ गई, और उसके बाद 7 बार फिर उसे दोबारा पुनः बसा लिया गया। तो ये मोहनजोदड़ो की स्पेशलिटी थी। इसकी पुष्टि किसने की थी कि 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा? इसकी पुष्टि की थी मार्शल के उत्खनन के दौरान 7 परतें मिली। मार्शल ने जो उत्खनन कार्य करवाया था उसमें 7 लेयर पाई गई, जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो है मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई होगी, जिससे कि ये चीज़ें नष्ट हो गई होंगी। ठीक है, और उसके बाद दोबारा उसे बसा लिया गया। नेक्स्ट है इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं? एक विशाल स्नानागार। जबकि हड़प्पा सभ्यता में आपने क्या देखा? वहाँ पे 12 कमरों का अन्नागार, लेकिन यहाँ का सबसे विशाल अन्नागार, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, विशाल यानी कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। हाँ, हड़प्पा से मिला, लेकिन वहाँ से 12 कमरों का अन्नागार मिला। वहाँ की एक रेशियो फिक्स है कि 12 कमरों का अन्नागार मिला, जबकि मोहनजोदड़ो से विशाल मतलब उससे भी बड़ा एक अन्नागार मिला, जहाँ पे हम अन्न का भंडार करते हैं। ऐसी इमारत को हम अन्नागार कहा। ठीक, विशाल स्नानागार, ये आप सभी जानते होंगे कि जो नहाने का रूम था, जिसे हम लोग बाथरूम कहते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा स्नानागार मिला। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। ठीक है, उस आजकल के जो हम लोग बाथरूम बनवाते हैं उससे पता नहीं कितना बड़ा होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। जो एरिया वाइज अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? जैसे आप अभी इस समय कहते हैं हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान का एरिया, हमारे इंडिया में राजस्थान जो है सबसे बड़ा
क्षेत्र है, एरिया वाइज, ठीक है। उसी तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। मलेरिया जो बीमारी थी उसका प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ। मलेरिया यहीं से विकसित हुई, चूँकि मलेरिया मच्छर में पानी में पनपने वाली बीमारी होती है, तो जब वहाँ पे बाढ़ ग्रसित एरिया था तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पहले भी इस तरह की चीज़ें रही होंगी। तो मलेरिया की जो जानकारी हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो के ही वहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिले मलेरिया नामक बीमारी के। बुने हुए कपड़े, जैसे हम लोग स्वेटर वगैरह अभी देखा होगा, लोग बुनते हैं घरों में, दादी नानी मम्मी ये लोग बुनते थे। तो जो बुने हुए कपड़ों के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले? वो भी हमको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए। ये तो थे आपके मोहनजोदड़ो। इसके बाद में अभी और है थोड़ा सा, ठीक है। इस स्थान से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला। मोहनजोदड़ो की जब जैसे कि हड़प्पा काल से मृतकों का टीला, ठीक, इस तरह से यहाँ पे क्या मिला? कोई भी हमको कब्रिस्तान नहीं मिला। जैसे हड़प्पा से हमें क्या मिला था? R37 नामक कब्रिस्तान मिला था, जो कि जो आवास स्थल था उसके दक्षिण में था, R37 समाधि स्थल, ठीक। यहाँ से मोहनजोदड़ो से हमें कोई भी किसी भी तरह का कब्रिस्तान नहीं मिला। इसका नगर जो है कैसा था? कच्ची ईंटें तथा चबूतरे जो हैं वो निर्मित थे। नगर कच्ची ईंटों के चबूतरों पर निर्मित था। कांसे की मूर्ति जो कि नग्न मूर्ति थी, सूती कपड़ा, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मोहर, पुजारी की मूर्ति इत्यादि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ये इसमें से इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड करा गया है कि कांसे की निर्मित मूर्ति जो कि पूर्णतः नग्न थी वो वहाँ से मिली। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो से मिला। मुद्रा यानी कि जो कॉइन होते थे उन पर पशुपतिनाथ की मोहर मिली। पुजारी की मूर्ति मिली और सामग्री मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर सुमेरियन नाव का अंकन है। सुमेरियन नाव का अंकन है। ये क्वेश्चन बन सकता है रैंडमली, बहुत डीप में है। चांदी के कलश के रूप में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला कि चांदी भी नाम की कोई वस्तु है, चांदी भी नाम की कोई धातु है, तो इसका प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। चलिए अब आगे चलते हैं। कालीबंगा। कालीबंगा मैंने आपको बताया था, कालीबंगा से क्या मिला? काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसके खोजकर्ता किसने करी थी? अमलानंद घोष ने। उत्खनन करता इसके बीबी लाल और थापर ने। और शाब्दिक अर्थ क्या होता है काले रंग की चूड़ियाँ? काली बंगा, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ। स्पेशलिटी क्या थी यहाँ पर एक युग्म समाधान का साक्ष्य मिला। युग्म समाधान का मतलब पेयर में डेड बॉडी मिली, ठीक है, मतलब एक मेल की और एक फीमेल की। यहीं से शवों की अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों का पता चलता है। जो हम लोग आजकल अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से होता है। कोई दफना देता है तो कोई जला देता है, कोई गंगा में बहा देता है। तो इस तरह की जो अलग अलग विधियाँ थी प्रचलित, वो हमको कहाँ से मिली? कालीबंगा की जो उत्खनन के बाद में हमको वहाँ से जानकारी मिली। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। पहले खेतों में जुताई होती भी थी या नहीं, या किस तरह से जुताई का प्रचलन चला, तो हमको कहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों का प्राप्त हुई। इसका मतलब कालीबंगा में पहले ऊँट भी रहा करते थे। हवन कुंड के साक्ष्य मिले, वो लोग पूजा पाठ भी करते थे। हाथी दांत की कंघी मिली, तो कंघी 2 हाथी के दांत हुआ करते थे, उनसे हेयर कॉम जो हम लोग करते हैं हेयर कॉम बना लिया करते होंगे। कांसे का दर्पण, ठीक है, दर्पण मतलब शीशा, मिरर जिसे कहते हो, तो वो कांसे का मिला। अलंकृत ईंटें, अलंकृत का मतलब बनावटी, जैसे आजकल ईंटें आप देखते हो ना, उनमें नाम लिखा होता है कौन सी A1 की ईंट है ना, या जो भी उसके क्या बोलते हैं ईंट भट्टा होता है उसका नाम लिखा होता है। तो अलंकृत का मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन ईंटों पे बनी हुआ करती थी, वो मिली। बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले। एक छोटा बच्चा मिला जिसकी डेड बॉडी मिली, जिसके 6 छेद थे। 6 छेद से इसका मतलब पता चलता है कि वहाँ पे शल्य चिकित्सा, इट मीन्स कहें तो सर्जरी वाला जो प्रचलन था, वो भी डॉक्टर वहाँ पे पहले के लोग शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिल गया कि हाँ उसकी खोपड़ी खोली और बांधी गई होगी, ठीक है। कालीबंगा में हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चलता है, ठीक। किसका पता चलता है? 5 युगों का। तो ये तो था आपका कालीबंगा। इसमें कुछ विद्वान इसे सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते थे।
कालीबंगा को, क्वेश्चन आपका आ सकता है, कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की कौन सी राजधानी माना जाता था? तो कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता था। लोथल, लोथल की खोज किसने की? S.R. राव ने 1954 से 55 तक। उत्खननकर्ता भी इन्होंने ही करा, S.R. राव ने। इसका उपनाम क्या था? लघु हड़प्पा और लघु मोहन जोदड़ो। ठीक है, किसका उपनाम लघु हड़प्पा और लघु मोहन जोदड़ो था? तो लोथल का। लोथल कहाँ पे था? लोथल गुजरात में था, जो जहाज़ों का गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड कहते हैं, जैसे पानी वाले जहाज़ वहाँ पे आके रुकते थे उसे कहते थे गोदीवाड़ा। तो गुजरात चूँकि हमारा एक समुद्र तटीय सबसे लंबी तट रेखा समुद्र के साथ में शेयर करता है गुजरात, तो वहाँ पर ये लोथल कहाँ का एरिया है? गुजरात का है। तो भारत का पश्चिम एशिया का जो व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था, वेस्ट में ही है हमारा गुजरात। ठीक है, ये आपको पता होगा। इंडिया का मैप आपने 85 बार देखा होगा, है ना। तो जो ये एरिया हमारा पड़ता था यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये हमारा कहाँ है? गुजरात का ही पार्ट है। तो यहीं पे क्या था? ये लोथल बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह जो था, ये उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह था, जो कि पश्चिमी एशिया की बात कर रहे हैं, ना कि पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत में तो है, ये पूरे पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा। पश्चिम एशिया में कितने कंट्रीज़ आते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट आपका फारस की मोहर यहाँ से मिली, घोड़े की मूर्ति मिली, 3 युगल समाधियाँ मिली। ठीक है, जबकि कालीबंगा से आपको 2 युगल समाधियाँ मिली थी। यहाँ से कितनी युगल समाधियाँ मिली? यहाँ से 3 युगल समाधियाँ मिली। फारस की मोहर इम्पॉर्टेंट है और घोड़े की मूर्ति। ठीक, लोथल की संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी थी, जबकि और जो नगर थे वो 2 तरीके की रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। 2 तरीके की रक्षा प्राचीर से मतलब होता था, एक जो राजा महाराजा होते थे उनका जो किला होता था, जो उनके रहने का एरिया होता था, वो एक दूसरी बाउंड्री से कवर कराया जाता था, उसके आसपास बाउंड्री बना दी जाती थी काफ़ी ऊंची, और एक जो जहाँ पे आम जनता रहती थी वहाँ पे वो एक अलग से बाउंड्री बना देते थे। तो और जो सभ्यताएं मिली उनमें 2 रक्षा प्राचीर थी, जबकि लोथल एक ऐसा एरिया था वहाँ पे सिर्फ एक ही रक्षा प्राचीर थी, जो कि चाहे उसी के अंदर राजा का घर भी था और उसी के अंदर जो वहाँ पे नगरीय लोग रहते थे उनके भी घर थे। यहाँ पर भी कालीबंगा की भांति एक छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई, जो कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण थी। यहाँ से वृत्ताकार, चतुर्भुजाकार अग्निवेदी भी पाई गई। अग्निवेदी का मतलब है जैसे हवन कुंड। ठीक, अग्निवेदी हवन कुंड जिस तरह कहते हैं ना, कोई अपने घरों में ईंटों का बना लेता है, कोई गोल बना लेता है, इस तरह से। लोथल से हाथी दांत का बना हुआ पैमाना मतलब स्केल, जो स्केल था वो हमें कहाँ से मिला? लोथल से मिला। जबकि हाथी दांत की कंघी कहाँ से मिली थी? हाथी दांत की कंघी कालीबंगा से मिली थी। तो ये डिफ्रेंशिएशन आपको 2-4 बार पढ़ने से याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। चनहूदड़ों कहाँ के हैं? चनहूदड़ों से हमें क्या मिला? चनहूदड़ों में समझ लो कि आप मेकअप का जो सामान होता है, इसकी खोज भी किसने करी? मैके ने। आप ऐसे याद कर सकते हो, मैके ने खोज की, तो हमें कहाँ चनहूदड़ों से क्या मिला? मेकअप का सामान मिला। N.G. मजूमदार ने 1931 में इसकी खोजकर्ता की, और उत्खनन किसने किया? मैके ने। मैके ने क्या क्या खोजा? मेकअप के सामान खोजे। इसका उपनाम क्या था? सैंधव सभ्यता का औद्योगिक नगर था। और इसकी स्पेशलिटी क्या थी? विशेषताएं इसकी क्या थी? या सैंधव सभ्यता के अतिरिक्त संस्कृति, प्राक संस्कृति जिसे झूमर संस्कृति या झांगर संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से मिले। 2 तरीके की संस्कृतियाँ यहाँ से पाई गई। संस्कृतियाँ मैंने आपको शायद पहले बता दी हैं, झाक, झूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से मिले। प्राक हड़प्पा संस्कृति, चनहूदड़ों से किसी भी दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला। इट मीन्स चनहूदड़ों में कोई भी किला, दुर्ग का मतलब किला, वहाँ से नहीं मिला। वहाँ से वक्राकार ईंटें मिली, जो कि आपका बहुत बार फेवरेट क्वेश्चन है। वक्राकार ईंटें का मतलब जिस तरह से आप बर्फ़ी खाते हो ना, इस टाइप की बर्फ़ी होती है, तो इस तरह की ईंटें वहाँ से मिली, तो उसे कहते हैं वक्राकार ईंटें। ठीक है, यहाँ से मनके एवं सीप का उत्पादन केंद्र था। ठीक है, मनका जिससे ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, मनका और सीप उत्पादन का ये केंद्र था। और यहाँ से महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, इट मीन्स लिपस्टिक, पाउडर, लाली, बिंदी जो भी था वो मेकअप का सामान यहाँ से मिला। चनहूदड़ों एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ से मिट्टी की पक्की एवं पाइप नुमा नालियाँ मिली।
अभी तक का हमको कच्ची नालियाँ मिल रही थी, अब हमको कैसी मिली नालियाँ, पक्की नालियाँ कहाँ से मिली, चनहूदड़ों से मिली। आ जाइए धौलावीरा। धौलावीरा इम्पॉर्टेंट है। धौलावीरा से चूँकि एक नाली पाई गई थी, ये देखिए J.P. जोशी ने इसका खोजकर्ता की R.S. विस्ट 1967 में इसका उत्खनन किया। इसका उपनाम था सफ़ेद कुआं। धौला इट मीन सफ़ेद, वीरा कुआं, ठीक। तो धौलावीरा में हमें क्या मिला, सफ़ेद कुआं। इसको कुछ गुजरात में जो कच्छ स्थान है वहाँ पे स्थित है, अभी भी है धौलावीरा। वहाँ पे भारत में खोजे गए 2 विशाल नगरों में से एक है। जो हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, भारत में जो 2 नगर, जबकि मोहनजोदड़ो विशाल था लेकिन मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। हड़प्पा विशाल था लेकिन हड़प्पा भी पाकिस्तान में एरिया है। तो जो भारत में, जो इंडिया में खोजा गया है वो धौलावीरा सबसे बड़ा, और फिर राखीगढ़ी, ठीक। ये 2 सबसे बड़े विशाल नगर भारत में हैं। अन्य हड़प्पा संस्कृति के 2 भागों में किला, दुर्ग, निचले नगर में विभाजित थे, किंतु धौलावीरा कैसे था, 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा की स्पेशलिटी क्या थी, ये 3 भागों में विभाजित था। पहला और जो सारे सभ्यताएं थी वो 2 भागों में थी, एक राजा महाराजाओं की, एक नगरीय जो लोग थे, जबकि धौलावीरा में 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया था। यहाँ से नेवले की और पत्थर की मूर्ति भी पाई गई। धौलावीरा इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। धौलावीरा से जल संरक्षण तकनीक बहुत ही विशिष्ट थी, स्पेशल थी। उन्होंने बांध बनाने एवं जलाशयों में पानी संग्रह किया, ठीक है। जल संरक्षण प्रणाली, जो वाटर प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, जल ही जीवन है, इस तरह के जो स्लोगन आज बात कर रहे हैं वो धौलावीरा के समय में भी ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, जब धौलावीरा नगर में जल संरक्षण प्रणाली की तकनीक पाई गई। यहाँ से 10 खांचे वाला एक लेख यानी कि साइन बोर्ड मिला। 10 खांचे, उसमें 10 तरीके की लिपियाँ लिखी थी, तो उनमें से कुछ लिपि पढ़ी जा चुकी हैं और कुछ शायद अभी भी नहीं पढ़ी जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्या है, बनावली। बनावली का उत्खननकर्ता किसने करी, R.S. विस्ट ने। विशेषता क्या थी बनावली की, यहाँ से मिट्टी का हल मिला, रसोई, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। बनावली सैंधव संस्कृत के 3 स्तर, प्राक विकसित और उत्तर का प्रतिनिधित्व करता था। रोपण क्या है, बीबी लाल ने 1950 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला, रोपण से मिला। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम इसी का उत्खनन हुआ। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आज़ादी के बाद, हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद कौन से सिंधु सभ्यता का उत्खनन किया गया, कौन सी साइड का, ये रोपण का, ठीक है। वहाँ से क्या मिला, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। किसने उत्खननकर्ता कौन था, यज्ञदत्त शर्मा। खोजकर्ता बीबी लाल 1950। नगर नियोजन कैसी थे रोपण का, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर नियोजन एवं जल निकास प्रणाली थी। प्राप्त नगरों के जो अवशेष थे, पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 2 टीले हुआ करते थे। पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते थे, जब जो पश्चिम में टीला या होता था उसमें दुर्ग के साक्ष्य मिलते थे। आता है क्वेश्चन, लोथल एवं लोथल और सुरकोटदा, ठीक है। इसमें दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों में एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। लोथल हमारा गुजरात में है और सुरकोटदा ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है। इस समय बलूचिस्तान का एरिया जो है वहाँ पे ये सुरकोटदा भी मैंने दिखाया था उस दिन आपको मैप में। ये हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरा स्थल में कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। केवल मोहनजोदड़ो में एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ से स्तूप के साक्ष्य मिले, ठीक है। इसे कुषाण कालीन माना जा रहा है, सड़कें कैसी थी, सड़कें जो है एक निर्धारित योजना के अनुसार थी। मुख्य मार्ग जो था, जो मेन सड़क हुआ करती थी, जैसे हम लोग कहते हैं हाईवे, इस समय वो दक्षिण दिशा की ओर जाते थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे 90 डिग्री का एंगल। मान लीजिए हाईवे जा रहा है, फिर ये सड़क आके यहाँ से मिल गई, ये सड़क आके यहाँ से मिल गई, ये सड़क आके यहाँ से मिल गई, तो ये क्या 90 डिग्री का एंगल बनाते थे, यानी कि समकोण में काटते थे।
नालियाँ कैसी थी? जल निकासन प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। मेन स्पेशल मुख्य विशेषता क्या थी? जल निकासन प्रणाली। ठीक है, वहाँ पे जो पानी है, जो आजकल ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो रहा है, जगह जगह जल भराव हो जाता है, पानी नहीं निकलता है, नालियाँ बेकार जम जा रही हैं, तो वो वहाँ पे उस समय बहुत अच्छा था। हमें किसी भी समकालीन सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई, जो कि जल निकासन प्रणाली हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई। कालीबंगा के अनेक घरों पे अनेक कुएँ भी थे। ठीक है, ईंटें कैसी थी? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अन्य प्रमुख नगर ईंटें पकाई हुई थी। पक्के रंग की कच्ची ईंटें भी थी और पकी ईंटें भी थी। कालीबंगा और रंगपुर की नगर की ईंटें कैसी थी? कच्ची ईंटें थी, जबकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पकी हुई ईंटों के, जैसे आजकल ईंटें हैं उस तरह की ईंटों के घर पाए गए। सभी प्रकार की ईंटों की विशेषता थी कि वे निश्चित अनुपात में बने थे, एक फिक्स रेशियो में बने थे, जिसमें आयताकार थे और जिनकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी और ऊंचाई मोटाई की आधी थी। इतना डीप में आपका नहीं आएगा। रेशियो अगर आएगा तो 4:2:1, 4:2:1। ये था आपका लेक्चर। इसमें कुछ चीज़ें बची हैं जो आपकी इम्पॉर्टेंट है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगी। जैसे कि आपका सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी, धार्मिक जीवन कैसे था, आर्थिक जीवन किस तरह से काटते थे, आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और किसी भी क्यूरी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।